This is Muhammad Mudassir Alam, and you are watching me on youtube.com/md Mudassir Alam channel. We are bringing an exclusive show, the Mudassir Talk Show, an exclusive show to inspire you, an exclusive show to motivate you, an exclusive show to shape up your career. अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, हेलो एंड वेलकम। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम आपका द मुदस्सिर टॉक शो के मिस्टर अनिल बसाक के इंटरव्यू के पार्ट 2 में स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको पहला भाग काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी चीज़ें मालूमात हासिल हुई थी पार्ट 1 में। पार्ट 2 में भी हमने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं, काफ़ी अच्छे जवाब दिए हैं। मिस्टर अनिल बसाक ने काफ़ी ट्रिक्स, काफ़ी टिप्स दिए हैं कि कैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी आप कर सकते हैं। तो चलिए द मुदस्सिर टॉक शो के इस एपिसोड में देखते हैं मिस्टर अनिल बसाक से हुई खास बातचीत। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि पैसा ही हर कुछ नहीं होता है। रिकॉग्निशन, जो पोजीशन होती है, जो होल्ड करते हैं, जो इज्जत मिलती है आपको, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी से मेरा अगला सवाल है कि जब आपने क्वालिफाई किया यूपीएससी, तो किस तरह का रिएक्शन था, किस तरह का रिस्पांस था, चाहे वो परिवार में हो, दोस्तों में हो, या फिर आपके शहर या जिले में हो, कैसा लग रहा था आपको? जी। तो पहले जब भी आप रिजल्ट चेक करते हो तो आपका पैर जरूर कांपते हैं। ठीक है, मतलब एग्जाम ऐसा है कि शायद ही किसी को पता होता है कि कोई मतलब पूरी तरह से कन्विक्शन या श्योरिटी के साथ कहते हैं मैं तो सेलेक्ट हो जाऊंगा, ऐसा कोई नहीं होता है। हम लोग जब रिजल्ट चेक करते थोड़ा कांपते हैं। पहले तो ये सोचते हैं कि लिस्ट में बस नाम हो जाए, कोई भी सर्विस मिल जाए। फिर थोड़ी देर बाद देखते कहाँ पे हमारा नाम है। तो फिर जब मैंने लिस्ट देखा, शुरू में नाम नहीं दिख रहा था, फिर मैंने थोड़ा सर्च किया तो मिल गया। तो पहले तो मुझे लगा, मुझे मतलब खुशी तो हुई, लेकिन उसके बाद जब मैंने बाकियों को बताया तो मुझे लगा कि मुझसे ज्यादा खुशी परिवार वालों को है। ठीक है, तो हमारे लिए तो था कि हाँ शायद हो सकता, उनके लिए काफी अनएक्सपेक्टेड था कि अच्छा ये हो गया कि कोई एक ग्रुप ए सर्विस में कोई आ गया। जो मेरे परिवार में कोई गवर्नमेंट जॉब तो छोड़ो, कि मेरे परिवार में लोग ग्रेजुएट भी नहीं है, मतलब मेरे 10th पास भी नहीं है। मैं दूसरा व्यक्ति हूँ जो ग्रेजुएट हूँ, मेरे भैया पहला और मैं दूसरा हूँ। तो इस तरह से हमारे परिवार में कोई है नहीं, गवर्नमेंट जॉब में ही नहीं है, तो सिविल सेवा तो बहुत दूर की चीज है। तो जब हो गया तो उन्हें बहुत ज्यादा खुशी हुई। फिर धीरे धीरे मुझे भी लगा कि हाँ शायद कुछ बड़ा हो गया है। ठीक है, पहली बार में ऐसा कुछ लगा नहीं कि हाँ, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं उछल रहा था ये हो गया। तो मतलब ठीक था, मैं बिल्कुल काम था, जो कहते हैं कि बिल्कुल स्थिर था। फिर धीरे धीरे फिर फोन आने लग गए सबके। फिर दिन भर फोन आते ही रहे 2-3 दिन तक तो फोन ही आते रहे। और फिर लोग भी घर में आने लग गए मिठाई वगैरह लेके, फिर पत्रकार वगैरह सब लोग आ गए। तो फिर थोड़ा लगा कि शायद कुछ बड़ा हो गया है। तो उसके बाद फिर काफी टाइम तक मतलब मैं व्यस्त ही रहा, 1 हफ्ते तक। तो मिला जुला के परिवार वालों को सबसे ज्यादा खुशी होती है, हमसे ज्यादा तो उन्हें खुशी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने भी मेरे दोस्त हैं सब यही बताते हैं, हमें तो खुशी होती ही है लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा होती है, परिवार वालों का। और आप जो आपके दोस्त होते हैं उनको ज्यादा रहती है। और जब एग्जाम क्लियर हो जाता तो आपको फिर धीरे धीरे आपको समझ में आने लगता है कि चलो अब जो है, अब जीवन जो है काफी हद तक सेटल्ड है। अब जो है हम अपने जो भी हमारा मेन एम था कि नेशन बिल्डिंग या रिकॉग्निशन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज या लोगों तक सेवाओं को पहुंचाना, वो अपना काम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एक जो होता है जीवन में, थोड़ा सिक्योरिटी सी आ जाती है कि लगता है कि चलो अब जो है जॉब वाला जो फेस था, जब बेरोजगार नहीं रहे और एटलीस्ट कम से कम सोसाइटी के लिए कुछ बढ़िया ढंग से हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जो सिविल सेवा की जो जॉब होती है, वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स में भी मानी जाती है। बेशक सिविल सेवा की जो जॉब है वन ऑफ द बेस्ट है, वन ऑफ द प्रीमियर आप कह सकते हैं हिंदुस्तान में, भारत में। अगला सवाल के परिवार का भी, जैसे आपने कहा कि हमेशा सपोर्ट रहा, सेलिब्रेट किया, रिश्तेदारों ने सपोर्ट किया, डिस्ट्रिक्ट के लोग भी आपसे जुड़े, चाहे वो पत्रकार हो या जो भी समाज के बुद्धिजीवी हो या आम इंसान हो, वो भी आपसे जुड़ने की कोशिश किया, जानना चाहा। तो एक अच्छा आपको अनुभव देता है, आपको लगा कि नहीं कोई कुछ बड़ा नहीं हुआ, बस हो गया, ऐसा लगता है। जी। ये इंसान का स्वभाव होता है कि जब आप किसी चीज को अचीव नहीं करते हैं तो उस वक्त तक लगता है कि बहुत बड़ी चीज है, लेकिन एक बार होने के बाद लगता है यार मैं तो ये कर सकता था। और ये राइट वे होता है कि जी। जब आप अचीव कर लेते तो आपको लगता है कि मैं तो ये कर सकता था।
मेरा अगला सवाल, क्योंकि आपने ऑलरेडी बता दिया कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, कहाँ से शुरू करनी चाहिए, कहाँ तक जाना है, आपको क्या-क्या चीज़ों का ख़्याल रखना है। फैमिली का भी आपने बता दिया, फाइनेंशियल कंडीशन भी बता दिया। कुछ ऐसा पहलू जैसे कि मैं नहीं पूछा हूँ आपसे कोई ऐसा सवाल जो मैं चूक गया, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल आपसे ये और करूँगा कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए? ये सवाल सब कोई पूछते हैं। देखिए ये सवाल भी काफी बढ़िया सवाल है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे सोशल मीडिया साइट पे या आम जनमानस में ये एक थोड़ा सा अफवाह या कुछ कह लो कि एक गलत सी एक धारणा बन गई है कि सिविल सेवा को क्लियर करने के लिए शायद 18 घंटे या 16 घंटे या 15 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। मतलब मैं एटलीस्ट ये कहूंगा कि जितने मेरे दोस्त हैं जो अच्छे अच्छे रैंक्स पे भी बैठे हैं, जो आईएएस है, जितने लोगों को भी मैं जानता हूँ, कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो 15 या 14 घंटा भी औसतन पढ़ता होगा। ये मैं तो गारंटी के साथ बता सकता हूँ। तो पहली बात तो ये 18 घंटे तो कतई नहीं पढ़ना है। आप जो है मशीन नहीं है, और अगर मशीन भी होता है तो उनको भी विराम या आराम करने की जरूरत है। 18 घंटे पढ़ के आप जो है अपना दिमाग को पूरी तरह से खत्म ही कर रहे हैं, ये बिल्कुल आवश्यकता नहीं है एग्जाम की। अब जो है कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो देखिए मैं अगर सच बताऊं तो औसतन मेरे हिसाब से 7 से 8 घंटे काफी है एग्जाम के लिए, औसतन। अब मैं धीरे धीरे आता हूँ कि औसतन से क्या मतलब था। कि जैसे आप एग्जाम की तैयारी चालू की है, सपोज 1 साल आपके बाद एग्जाम देंगे, तो 1 साल पहले जो है आप 8 घंटे 7-8 घंटे टाइप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 6 घंटे भी किसी दिन पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से कितने घंटे पढ़िए उससे ज्यादा आवश्यक है आपका कुछ टारगेट होना चाहिए दिन का, कि मुझे इतने सारे करने। अगर आपने टारगेट 5 घंटे में भी कंप्लीट कर लिया, तो आप बाकी दिन आप अपना जो भी आपको हॉबीज, जो भी आपको परस्यू करना है, आपको फिल्म देखना देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको खेलने जाना चले जाइए, बस होना चाहिए कि आप अपने टास्क कंप्लीट करते रहें। जो आपका जो भी आपको कार्य है, जो आपको लगता है ये मुझे कर लेना है इस दिन, वो कर लीजिए। अब औसतन अगर आप देखो तो आप 5-6 भी घंटे पढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपका बुद्धि जो है बहुत ज्यादा विकसित है, हो सकता है आप बचपन से ही पढ़ते थे अखबार वगैरह, या बचपन से ही आप बुक्स को अच्छे से पढ़े, तो आपको बहुत कम समय में आप चीजें कर लेंगे। लेकिन अगर आपने बचपन में ज्यादा नहीं अच्छे से पढ़ाई की थी एनसीईआरटी, जैसे मेरे साथ था, मैं पूरी तरह से इस बात को मानता हूँ कि मैंने बचपन में सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स वगैरह मैं ज्यादा पढ़ता था, ठीक है। लेकिन जो जो सोशल साइंसेस जो मेनली जो पूछा जाता है जनरल स्टडीज के पेपर में, इस पे मैं बिल्कुल फिसड्डी था। तो इस चीज के लिए तो मुझे थोड़ा मेहनत करना पड़ा। जब मैं सिविल सेवा की तैयारी में है तो मुझे 8 घंटे, मेरा औसतन 8 घंटे रहता था। कुछ लोग 6 घंटे भी पढ़ेंगे तो चलेगा। अब मैं धीरे धीरे और आता हूँ आगे, कि जब आपका एग्जाम आ रहा है, तो एग्जाम के मान लीजिए प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स के 3 महीने पहले आप मान के लिए आपको 8 से 10 घंटे भी करने पड़ सकते हैं पर डे, ठीक है, हर दिन। फिर धीरे धीरे जब एग्जाम के मान लीजिए 1 महीना बचा, तो 10 को आप 12 घंटे कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद मान लीजिए कि 1 हफ्ते बचे, तो आप 12 की जगह 13 घंटे पढ़ लीजिए, 14 घंटे। और 2 दिन पहले या 3 दिन पहले 15 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 15 से ज्यादा कभी जाना नहीं है, एग्जाम कुछ भी हो जाए। 15 भी मैंने तब बताया जब आखिरी का बिल्कुल 2-3 दिन बचा, और हो सकता है आपको 15 की भी आवश्यकता नहीं है अगर आपने पूरे साल अच्छे से तैयारी की है। आप आखिरी समय में भी 8-8 10 घंटे भी पढ़ रहे हैं 2-3 दिन पहले, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि आपने पूरे साल भर कितनी मेहनत की है। अगर आपने पूरे साल भर नहीं मेहनत की है, तो हो सकता है आपको आखिरी में ज्यादा आपको एफर्ट या कह लो कि ज्यादा आपको परिश्रम करना पड़ेगा। तो ये इस पे निर्भर करता है आपने पूरे साल कितने पढ़ाई की है। तो औसतन आप 7 से 8 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका अच्छा है। मीन्स मेरे हिसाब से औसतन 7 से 8 घंटे काम कर जाएगा। ऐसे अगर आप 1.5 साल तक करें तो पूरा आप ऑप्शनल जनरल स्टडीज सारे आप कवर कर सकते हैं बड़े आसानी के साथ। तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है 12 या 15 घंटे। 12 या 15 घंटे एग्जाम से 15-20 दिन या 1 महीने पहले स्टार्ट होते हैं, वो भी तब जब आपके सिलेबस नहीं हो पाया है, आप अगर पीछे रह गए। अगर आपका हो गया सिलेबस, आपने पूरे साल भर अच्छे से मेहनत की है, तो 8-10 घंटे तब भी आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आप एग्जाम के 2 दिन पहले भी 8 घंटे पढ़ के गए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि आपके पूरे साल भर आपने या पूरे 1.5-2 सालों में आपने कैसे मेहनत की। और मेरा वही यही सुझाव रहेगा, या मतलब सबको ये सजेशन रहेगा कि 15 से ज्यादा तो कभी मत पढ़ना चाहिए। उसके आगे आपका दिमाग जो है बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो बेहतर ये होता है आपको जो भी चीज अच्छा लगता है, जो हॉबीज कहते हैं ना, हो सकता है आपको क्रिकेट खेलना पसंद हो, बैडमिंटन खेलना पसंद हो, कैरम बोर्ड पसंद हो सकता है कुछ कुछ लोगों को यूट्यूब पे वीडियो देखना पसंद है, तो थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा टाइप रोज जो है इन सब चीजों को देना चाहिए, ताकि आपका दिमाग जो है फ्रेश हो जाए, फिर आप दोबारा से मेहनत कर सकते हैं। तो सिर्फ पढ़ते ही नहीं रहना चाहिए पूरे जीवन में, पूरे मतलब दिन भर। तो जब आपको फ्री टाइम मिलता है, लोगों से बात करिए। किसी को बात करना पसंद होता है, आप मम्मी पापा से बात कर लीजिए, दोस्तों से बात कर लीजिए, या कुछ लोगों को वही यूट्यूब पे अच्छे जो फनी वीडियोस होते हैं वो देखने का शौक है, तो वो देख लीजिए।
बस ऐसा होना चाहिए कि जो आपके हॉबीज होने चाहिए वो आपको पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। दिन में 1 घंटा या 2 घंटे तक भी, 1 या 1.5 घंटे तक भी अगर आप हॉबीज को अपने दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ऐसा है कि हॉबीज जो है जब एग्जाम के 15-20 दिन पहले होता है तो वो तब बंद कर देना चाहिए, तब काफी कम कर देना चाहिए। बस ये है कि एग्जाम आपसे कितना दूर है, इसी हिसाब से आप अपने पढ़ाई के घंटे मतलब आवर्स जो होते हैं, घंटे कितने घंटे देने, वो उसको ऊपर नीचे करते हैं। और औसतन मैं मानता हूँ 8 घंटे काफी है इस एग्जाम के लिए। जी, और एक जो सवाल जैसे आपने मुझसे कहा कि एक सवाल जो आप जो रह गया हो, तो वो मैं ये कहूँगा कि लोग जो है एग्जाम जैसे सिविल सेवा की हो गया, तो मैं बस ये भी कहना चाहूंगा, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कोचिंग करना है नहीं करना है, क्या कोचिंग, क्या दिल्ली जाना आवश्यक ही है, कोचिंग करना ही चाहिए। तो इस पे मैं ये बोलूंगा कि आप चाहे तो सिविल सेवा की तैयारी पूरी तरह से घर पे कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, या ज्यादा से ज्यादा बहुत ही कम कीमत में कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी मटेरियल होते हैं आजकल सब ऑनलाइन मिल जाता है। तो मेरा जो सुझाव रहेगा कि आप इंटरनेट वो जितना बढ़िया से इस्तेमाल कर सके, जैसे यूट्यूब में बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, कुछ भी टॉपिक अगर आपको ढूंढना है, और टेलीग्राम पे बहुत सारे जो है मटेरियल आपको मिल जाता है यूपीएससी का, वो आपको आराम से मिल जाएगा। उसके अलावा जो बुक्स वगैरह हैं वो आप बड़े आसानी से ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं या कोई भी बुक शॉप से खरीद सकते हैं। तो ये है कि सिविल सेवा की जो तैयारी है वो काफी कम लागत में आप कर सकते हैं घर से। अगर मैं सही बताऊं तो 2 या 3 हजार से ज्यादा की किताबें नहीं आती है जनरल स्टडीज की, बहुत ही कम किताबें हैं। मैंने एक लिस्ट भी कंपाइल कर रखी है, मैं आपको लिंक भी बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डाल सकते हैं वीडियो के। तो उस पर मैंने कुछ बुक्स कंपाइल कर रखे हैं कि प्रीलिम्स के लिए कौन कौन से आपको बुक्स अगर आप फॉलो करेंगे आपका काम हो जाएगा, और मेंस के लिए कौन कौन से करेंगे हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ कुछ बुक्स को मैंने मार्क भी करके दिया, जैसे कि मान लीजिए लक्ष्मीकांत एक बुक आती है इंडियन पॉलिटी की, ठीक है। जो लोग भी सिविल सेवा की तैयारी करते हैं या स्टेट लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी में, उनको भी पता रहता है ये। तो उनमें कौन कौन से चैप्टर्स जो इम्पोर्टेंट है ये मैंने मार्क करके दिया हुआ है। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट एक बनाया था, गूगल डॉक्यूमेंट, उसके अंदर मैंने लिंक्स भी लगा रखे हैं। तो जिन जिन लोगों को दिक्कत है वहां पे वो क्लिक कर सकते हैं, मतलब लैपटॉप में अगर वो लिंक खोल ले तो बढ़िया रहेगा। देन पूरे डॉक्यूमेंट में बहुत सारे लिंक लगा रखे, तो आप उनको क्लिक कीजिएगा। तो अगर आपको बुक एनसीईआरटी के जैसे मैंने लिख के दे दिया क्लास 11 की ये एनसीईआरटी, अब हो सकता है तब भी कंफ्यूजन हो कि कौन सी वाली बुक, तो मैंने उनका लिंक लगा दिया अमेजोन पे कैसी दिखती है, या तो अमेजोन से ऑर्डर कर दो या फिर आप कोई भी शॉप से खरीद लो। तो बस मेरा ये था कि कोचिंग वगैरह का एक था पॉइंट, तो अगर आप ना भी कोचिंग करें तो भी कर सकते हैं घर बैठे। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कोचिंग कर सकते हैं, कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन एट द मतलब फाइनल बात या बॉटम लाइन ये है कि सेल्फ स्टडी जो है वो आपको नैया आपका पार लगाएगा। आखिरी में जो है कोचिंग ये नहीं निर्धारित करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, ये आपको जस्ट एक दिशा दे सकता है शुरू शुरू में, लेकिन आपको पूरा जो जर्नी है ये खुद से कवर करना पड़ेगा। और मान के चले 90% से जो ज़्यादा आपका जो ज्ञान है यूपीएससी का, ये सेल्फ स्टडी से ही आएगा, कोचिंग से नहीं आएगा। तो आप खुद से आप तैयारी करते रहिए। और एक चीज़ और मैं लास्ट कहना चाहूँगा कि सिर्फ मेहनत करने से शायद ये परीक्षा क्लियर नहीं होता, चाहे शायद ये हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई भी जीवन में कोई कार्य क्यों ना हो, सिर्फ मेहनत से क्लियर नहीं होता है। आपको सही दिशा में भी मेहनत करना पड़ेगा, आपको एक बार सोचना भी पड़ेगा कि जो आप कर रहे हैं क्या ये वाकई आपको मंजिल तक लेके जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने ज़्यादा घंटे आपने मेहनत की तो आपको फल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो शायद मैं पहले प्रयास में शायद सफल हो जाता, लेकिन आपको थोड़ा सा आपको दिशा भी देखना पड़ेगा, क्या ये सही दिशा है, क्या ये एग्जैक्टली उस एग्जाम या उस कार्य के डिमांड है कि नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। बहुत ये आप कैसे कर सकते हैं, जो लोग सफल रहे उनकी स्ट्रेटेजीज आप देखिए, या अपने दोस्तों से डिस्कस कीजिए कि उनको बताओ मैं ऐसे ऐसे करना चाहता हूँ, क्या इसमें कुछ दिक्कत दिख रही है, तो वो आपको बता देंगे अगर आपके अच्छे दोस्त हैं। तो इस तरह से आप जो है सही दिशा में अगर मेहनत करेंगे तो जरूर सफल हो जाएंगे। वसाक जी, आपने काफ़ी बातें बता दी, और आखिर में जो आपने बताया कि आपने काफ़ी कुछ मटेरियल जो है उसको चैनलाइज करके रखा है, उसको प्रॉपर वे में रखा है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उस मटेरियल के लिंक्स को शेयर कर देंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप तैयारी भी कर रहे हैं, आपने क्वालिफाई भी किया, और आप अपने जो जूनियर्स हैं, जो कि युवा हैं, जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए आपने काफ़ी कुछ होमवर्क करके रखा है। और आपने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई कि एक तो मेहनत होनी चाहिए, लेकिन मेहनत को
चैनलाइज करना ज़रूरी है, वरना फिर ऐसा होता है कि आप जी बिल्कुल इधर उधर हो जाएंगे और एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपका काफ़ी लंबा वक्त हमने लिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपके बहुमूल्य समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये कामना करते हैं कि जो थर्ड अटेम्प्ट में आप अच्छे रैंक के साथ आईएएस क्वालिफाई करें, जिससे किशनगंज ही नहीं, पूर्णिया कमिश्नरी नहीं, पूरे बिहार और पूरे देश का नाम रोशन हो। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये उम्मीद है, यूं कहे कि पूरा यकीन है कि मिस्टर अनिल बसाक से जो 2 पार्ट में मैंने बातचीत की, तरह तरह के सवालात उनसे किए, उनका जवाब मैंने उनसे लिया, उसको देखने के बाद आपको ये आइडिया हो गया होगा कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर आपको फर्दर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल, अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मिस्टर अनिल बसाक से उसका जवाब लूं और आपके साथ शेयर करूं। तो द मुदस्सिर टॉक शो के इस एपिसोड में इतना ही। ऐसे ही मेरे एपिसोड्स को देखते रहें, इन इंटरव्यूज़ को देखते रहें, इंटरव्यूज़ को दूसरों से भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि द मुदस्सिर टॉक शो के नए एपिसोड जब अपलोड हो इस चैनल पर तो आप उसे मिस ना कर जाएं। थैंक्स लॉट, अपना अच्छे से ख्याल रखें। द मुदस्सिर टॉक शो के अगले एपिसोड में फिर हम किसी और एक्सपर्ट से बात करेंगे, नई नई मालूमात आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने आस पास का ख्याल रखें। द मुदस्सिर टॉक शो के अगले एपिसोड तक के लिए शब ब खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।